हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। मैं देवाशीष, बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम बीएचयू। आज आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग जो है ये एमकॉम एंट्रेंस में पूछा जाता है, बीकॉम एंट्रेंस में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग से देखिए स्टूडेंट्स, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, और हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग एक लेवल ज्यादा पढ़ेंगे, 2 लेवल ज्यादा पढ़ के जाएंगे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उतना ही हम लोग बेसिक नॉलेज रखेंगे जितना एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ हम लोग ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ ऑडिटिंग के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंफॉर्मेशन डेफिनेशंस है। ठीक है, फिर उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो कुछ पहले ओरिजिन और उसके डेट्स, जैसे कंपनी एक्ट 1956 सभी जानते हैं आप सब कि 2013 से पहले कौन सा कंपनी एक्ट था। 2013 से पहले 1956। तो 1956 जो कंपनी एक्ट है ये रिवाइज देखिए कब कब हुआ, 1965 को, 1974 को, 1975 को, 77 को, 78 को, 79 को, 80, 82, 88 एंड 2013। तो आप लोगों को भी इन डेट्स को क्या रखना होगा, याद रखना होगा। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 का बना हुआ है। ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट रेगुलेशंस जो है ये रिवाइज्ड हुआ है 1980 को, 1982 को, 1983 को। देन उसके बाद कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 को है। कॉस्ट ऑडिट एक्ट 1970 का है। इसमें से देखिए स्टूडेंट्स, डेट आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने उन सारे डेट्स को मेंशन किया है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट ये कब का है, 1969 का। ऑडिट कोड पब्लिश बाय ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिट कोड कौन पब्लिश करता है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम किसने दिया है, लुकास पेसियोली ने दिया है, और इसको कब लाया गया था, 1494 में लाया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे। ऑडिट ऑफ ए कंपनी वाज मेड कंपल्सरी। देखिए सबसे पहले कंपनी के ऑडिट को कंपल्सरी किया गया था इंग्लैंड में। कहा किया गया था स्टूडेंट्स, इंग्लैंड में किया गया था। कब, 1844 को। ठीक है, वैसे इंग्लैंड का बहुत ज्यादा नहीं पूछता, ज्यादा तो इंडिया का पूछता, लेकिन फिर भी फॉर द शेक ऑफ योर नॉलेज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन केस मान लीजिए पूछ दिया तो। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट इंडिया में कब पास हुआ है, 1939 को पास हुआ है। ऑडिट ऑफ कंपनी वाज मेड कंपल्सरी इन इंडिया। इंडिया में कब कंपनी ऑडिट को कंपल्सरी किया गया, 1947 को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया ओरिजिन के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया, और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि डिफरेंट डिफरेंट जो डेट्स से इंपॉर्टेंट डेट्स है हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ लिया। हम लोग अब पढ़ेंगे मीन ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। अब हम लोग सुनते हैं जैसे कंपनी में ऑडिटर, तो ऑडिटर जैसे हम आपसे पूछ दे अगर जनरली, आप सारे एमकॉम फ्रेंड्स को तो स्टूडेंट्स को पता होगा कि ऑडिटिंग मतलब क्या होता है, ऑडिटर मतलब क्या होता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, जिसको जैसा पता हो आप लोग लिखिए जरूर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कोई एग्जाम चल रहा है तो आपको मतलब लिख दिया, अगर थोड़ा बहुत क्या हो गया, गलत हो भी गया तो क्या जा रहा है। यहाँ पे तो अभी हम लोग सीख रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे तो अभी आप लोग एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर गलत हो भी गया, टूटा फूटा डेफिनेशन हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए हमको कि ऑडिटिंग मतलब क्या होता है, ऑडिटर कौन होता है। ठीक है, तो ऑडिटर मतलब कौन होता है, ऑडिटर मतलब जो कंपनी के या फर्म के, कह ले हम, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट की चेकिंग करता है। ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट की चेकिंग करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑडिटर। अच्छा, चेकिंग क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमको एट द एंड ऑफ ईयर में देखना रहता है कि फाइनेंशियल पोजीशन या जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो किया जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से, वो सही शो किया जा रहा है कि नहीं। साथ ही साथ हमको क्या है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के हेल्प से टैक्स देना है। अब आपको अगर टैक्स देना है तो पहले तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के
चेकिंग करवाने पड़ते हैं, और जो चेकिंग करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑडिटर। ठीक है, और ऑडिटर जो काम करता है, ऑडिटर क्या काम करता है, ऑडिटिंग का काम करता है। तो ऑडिटर परफॉर्म द वर्क ऑफ ऑडिटर, तो या कह ले फंक्शन ऑफ ऑडिटर इज नोन एज ऑडिटिंग। ठीक है, तो ऑडिटिंग मतलब भी वही हो जाएगा कि सिस्टमेटिक चेकिंग करना बुक्स ऑफ अकाउंट को। तो चलिए हम लोग अब लगता है मुझे कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज अब तो रिकॉल हो गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स को शायद भूल गया होंगे आप लोग डेफिनेशन, या याद होगा तो थोड़ा आधा अधूरा याद होगा, तो अब तो रिकॉल हो गया होगा। एक बार पढ़ देते हैं हम लोग डेफिनेशन को। देखिए, auditing is a systematic examination of the books of account and records of a business and other organization in order to ascertain or verify the reports upon the fact regarding its financial operation and the result thereof। क्या कह रहा है, ऑडिटिंग एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है किस चीज का, बुक्स का और रिकॉर्ड्स का। किस, कौन से बुक्स और रिकॉर्ड्स के, बिजनेस के और एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के भी। ठीक है, किस लिए करता है ये, इन ऑर्डर टू एसर्टेन और वेरीफाई, इन ऑर्डर टू एसर्टेन करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए, टू रिपोर्ट्स अपॉन द फैक्ट रिगार्डिंग इट्स, मतलब उन सारे रिपोर्ट्स की वेरिफिकेशन की जाती है जिसके आधार पर फाइनेंशियल ऑपरेशन हो रहा है, और उसके रिजल्ट को आप बता रहे हो। उन सारे रिजल्ट्स की हम लोग क्या करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे और पता लगाएंगे क्या सारी चीजें सही है कि नहीं है। ठीक है, ऑडिटिंग मतलब कंट्रोलिंग। ना तो ऑडिटिंग से हम प्लानिंग करते हैं, ना तो हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। हम लोग ऑडिटिंग का काम किस लिए करते हैं, कंट्रोलिंग। कि अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन आए तो कैसे उसकी चेकिंग की जाए, कैसे उसको सही किया जाए। अगर कोई फ्रॉड रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग का काम करते हैं। देन द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट, हम लोग पढ़ते होंगे, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग पढ़ते होंगे वेयर द बुक कीपिंग एंड, तो वहां से क्या स्टार्ट होता है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का काम। तो आज एक साइक्लिकल फ्लो में एक बात हम आपसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग उस बात को नोट डाउन भी कर लीजिए कि bookkeeping and auditing start, accounting start, bookkeeping and accounting start, and where accounting and auditing start। ठीक है, where accounting and auditing start, और जहां पे auditing end करता है वहां पे investigation लगता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, bookkeeping and accounting start, and where accounting and auditing start, where auditing end, तो वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पहले बुक कीपिंग से अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से फिर उसकी चेकिंग, दैट इज ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग करने के बाद क्या रिजल्ट आया, गलत आया कि सही आया, उसके बारे में जांच पड़ताल करना, दैट इज नोन एज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, होप सो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिटिंग को देख ले हम लोग। देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है। ऑडिटिंग का काम कौन करता है, एक इंस्टीट्यूशन। The work audit is done of an institution whether it is government, मतलब एक ऑडिटिंग का काम करने के लिए क्या होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, the work of audit is done of an, या तो हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन की ऑडिटिंग करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, सेमी गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो। सेकंड, एन ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ऑडिटर कौन होना चाहिए, एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। टू एग्जामिन ट्रूथनेस, ऑडिटर का काम क्या होता है, सच्चाई को जानना है, ट्रूथनेस को जानना है, फेयरनेस को जानना है। ठीक है ना, ये कितने साफ सुथरे तरीके से फेयरली काम को किया गया है। यूज ऑफ वाउचर, ऑडिटिंग के काम करते समय हमको वाउचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वाउचर मींस द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, वाउचर मींस द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। देखिए, टू एग्जामिन एंड ट्रूथनेस एंड फेयरनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट वाउचर इज रिक्वायर्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने का जरूरत है क्या, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल जरूरत है। क्यों, क्योंकि ऑडिटिंग हम लोग किसका करते, पूछेगा ऑडिटिंग किसका करते, इंस्टीट्यूशन का। ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है। एक ऑडिटर में क्या क्या होने चाहिए, बुक्स में, ऑडिटर जिस बुक्स की ऑडिटिंग कर रहा है उस बुक में क्या माना जाना चाहिए कि वो बुक क्या होगा, ट्रूथनेस होगा और वो फेयर बुक होगा। ऑडिटिंग करते समय किस चीज की वाउचर, तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट है वाउचर। ठीक है, टू गेट, ऑडिटिंग का काम क्या है, नेसेसरी क्लैरिफिकेशन प्राप्त करना जहां पर भी डाउट है। तो इस तरीके से बातों को पूछेगा। कुछ प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो करते हैं
ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट जिस प्रिंसिपल से बनाया जाता है क्या उस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है कि नहीं, उसको एग्जामिन करना। देखिए, टू सी एंड एग्जामिन वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और नॉट। कलेक्शन एंड एवेल्युएशन ऑफ एविडेंस, सर्टेन पीरियड, ऑडिटिंग का काम एक सर्टेन टाइम पीरियड में होता है, जैसे 3 महीना, हाफ ईयरली और ए ईयर। टैक्टफुल्ली, टैक्टफुल्ली मतलब थॉटफुल होना चाहिए, विचारधारा इसमें होना चाहिए। ठीक है, आप ऑडिटिंग कर रहे हैं तो आपका भी एक खुद का थॉट होना चाहिए। देन उसके बाद आखिरी काम क्या है, आप ऑडिटिंग हो गया, ऑडिटिंग करने के बाद आखिरी काम रिपोर्टिंग करेंगे। जो भी आपको फाइंडिंग्स हुए हैं ऑडिट करते समय बुक से, बुक्स ऑफ अकाउंट से जो भी फाइंडिंग्स हुए हैं एक ऑडिटर को, उसके बारे में वो रिपोर्ट बनाता है, दैट इज नोन एज द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट एक लास्ट स्टेज होता है ऑडिटिंग का। ठीक है, तो चलिए, ऑडिटर लाइक टू से देयर रोल इज दैट ऑफ वॉच डॉग। ऑडिटर का रोल क्या है, एक वॉच डॉग का रोल होता है, जिसका काम क्या है, वॉच डॉग मतलब देखने वाला डॉग है ये। मतलब हु बार्क व्हेन दे सी समथिंग, वो तभी भौंकेगा, वो तभी काटेगा जब कुछ गलती दिखा, जब कोई सस्पिशियस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन दिखा। रैदर देन ए ब्लड ऑन, ये कोई ब्लड ऑन नहीं है। ब्लड ऑन मतलब हु एक्चुअली सर्चेस फॉर समथिंग सस्पिशियस। ब्लड ऑन मतलब जो खुद ही ढूंढता है कोई सस्पिशियस चीज को, वो खुद नहीं ढूंढता है। ऑडिटर खुद नहीं ढूंढता, ऑडिटर बल्कि देखता है, पहले से बना बनाया रिपोर्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, अब हम उसको वॉचिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें खुद खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है, आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में कि ऑडिटर वॉच डॉग है कि ब्लड ऑन है, तो ऑडिटर ब्लड ऑन नहीं होता है, ऑडिटर एक वॉच डॉग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव खाली पूछेगा, इससे डिटेल में नहीं पूछता है कुछ भी। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दैट इज दी मेन ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं हम लोग इसको। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट बुक, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन उसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके, डिटेक्शन ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। ठीक है, बचाना एरर फ्रॉड से, पहले तो एरर फ्रॉड ढूंढो, उससे बचाना भी। क्रिएशन ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्ट, जो भी ऑर्डर ऑफ एक्ट है, जैसे कंपनी एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, क्या वो सारे रेगुलेशन फॉलो किया जा रहा है कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में, उन सब चीजों को फुलफिल करवाने का काम भी ऑडिटर का होता है। टू सेटिस्फाई द गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाने करने का काम। एडवाइस टू द मैनेजर, मैनेजर को एडवाइस करना कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या गलतियां हैं, क्या उस किस तरीके से हम लोग उसको सही कर पाए। मोरल इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऊपर एक मोरल इफेक्ट डालना। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्ट शेयर होल्डर को प्रोटेक्शन देना, टू स्टॉप एवेजन ऑफ टैक्स, एवेजन मतलब टैक्स की चोरी से बचाना, टू स्टॉप कैपिटल इरोजन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फेयर वेजेस फॉर लेबरर, रीजनेबल प्राइस फॉर कंज्यूमर, फेयर रिटर्न एंड जस्टिस टू इन्वेस्टर, एवेल्युएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट। ठीक है, सोशल कॉस्ट और बेनिफिट को भी जांच पड़ताल करना। देखिए, ऑडिटिंग आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि क्या ये साइंस है कि आर्ट है कि दोनों है, तो ऑडिटिंग दोनों है, साइंस एज वेल एज आर्ट। और ये तो अभी आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन वहां से आरंभ होता है जहां ऑडिटिंग खत्म होता है। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के क्या क्या ड्यूटीज है, दायित्व तो क्या क्या है, ड्यूटीज क्या क्या है, देखिए। तो ड्यूटी है टू डिटेक्ट द एरर, गलती को पकड़ना। ही शुड वर्क एज ए डिटेक्टर, ही शुड डू हिज वर्क ऑनेस्टली, अपने काम को ऑनेस्टली करना। ही शुड मॉरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऊपर एक मॉरल प्रेशर बनाना। ही शुड गिव सजेशन टू प्रिवेंट एरर, कैसे चोरी को रोका जाए, गलतियों को रोका जाए, उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, ही शुड नॉट अननेसेसरी डाउट ऑन एम्प्लॉय, अननेसेसरी हम डाउट नहीं करेंगे। जब हमको पता चलेगा गलती कर रहा है कोई एम्प्लॉय, तो ही हम उन एम्प्लॉय पे एक्शन लेंगे, उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे मैनेजमेंट को। इसीलिए कहा जाता है कि ऑडिटर एक वॉच डॉग होता है। ठीक है, ब्लड ऑन्ड नहीं होता है। Then to detect the error he should be based on routine checking। ठीक है, एरर को चेक करने के लिए रूटीन चेक करना जरूरी होता है, रोज रोज चेकिंग करना। he should protect the interest of client, क्लाइंट के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट रखना पड़ता है हमको।
विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा इस बारे में, विंडो ड्रेसिंग। ये अकाउंट्स में भी था, अब ये ऑडिटिंग में भी यूज होता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब अपने फाइनेंशियल पोजीशन को, अपना फाइनेंशियल पोजीशन जैसा है उसको और क्या करना, मिसलीड तरीके से दिखाना, मतलब बेटर तरीके से दिखाना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है, मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, लेकिन अब हमको लोन चाहिए बैंक से, तो क्या करें हम, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की विंडो ड्रेसिंग करते हैं, मतलब जितना हालत खराब है हम उस हालत को और बेहतर तरीके से दिखाने का कोशिश करते हैं, जिससे कि बैंक हमारे ऊपर विश्वास कर ले और हमको क्या दे दे, लोन अमाउंट सैंक्शन कर दे। तो विंडो ड्रेसिंग एक बार देख लीजिए, शोइंग मोर प्रॉस्पेरियस पोजीशन, मतलब जितना आपका पोजीशन अच्छा है नहीं उतना आप दिखा रहे हो बाहर के लोगों को, जिसको कहते हैं एक दिखावटी चीजों को दिखावटी करना। तो दिखावटी क्यों कर रहे हो, ताकि आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। अब ये तो पढ़ लिया मैंने कोई क्या क्या ऑडिटिंग से क्या क्या हमको मदद पड़ मिलता है। अब जिस तरीके से किसी चीज का अगर लाभ है तो उस चीज का हानि भी है, तो वही हम लोग पढ़ेंगे अब, लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। इट इज ओनली टेस्ट चेक, ये एक टेस्ट चेक करता है बेस्ड ऑन इंटरनल चेक और कंट्रोल। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी नहीं होता है, क्योंकि क्लाइंट जैसा कहता है कभी कभी वैसे ही हमको चलना पड़ता है। पोस्टमार्टम टेक्निक, मतलब सब कुछ हो गया तब जाकर हम बैठे हैं चेकिंग करने, दैट इज नोन एज पोस्टमार्टम टेक्निक। डिपेंडेंस ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन, जैसा इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड किया जाता है भैया वैसा ही हम अपने रिपोर्ट बनाते हैं, चेकिंग करते हैं। कंसेप्चुअल रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन कंसेप्चुअल रिस्ट्रिक्शन होते हैं। फॉल्टी टेक्निक, कहीं कहीं कभी कभी टेक्निक में भी कुछ फॉल्ट होते हैं। और लास्ट क्या है, फॉल्टी एक्सटर्नल एविडेंस, कभी कभी एविडेंस एक्सटर्नल मिलता तो है लेकिन क्या वो फॉल्टी होता है, बहुत से कमी उसमें देखे जाते हैं। क्लासेस ऑफ ऑडिट, अब देखिए ऑडिट के कुछ क्लासेस है, टाइप्स है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट। पहले तो इसका टाइप्स को जानिए, क्योंकि आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैट्यूटरी ऑडिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्राइवेट ऑडिट। तो पहले आपको नाम को याद रखना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर द नेम्स। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट मींस द कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट, ट्रस्ट ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, अदर कॉर्पोरेट पब्लिक बॉडी ऑडिट। स्टूडेंट देखिए जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, इसका ऑडिट करवाना क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंपलसरी ऑडिट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कंपलसरी ऑडिट करवाना किसको जरूरी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को, सोल प्रोप्राइटरशिप को, पार्टनरशिप को, की नन ऑफ दीज। तो कौन आ रहे इसमें, कंपनी ऑडिट, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, यही आ जा रहा है, ठीक है। तो कंपलसरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट मींस उस फर्म का ऑडिटिंग करना जो कि किसी ना किसी लॉ द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, किसी एक्ट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, तो उसके ऑडिटिंग को करना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। प्राइवेट ऑडिट, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। देखिए गवर्नमेंट ऑडिट भी प्राइवेट ऑडिट ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप और प्रैक्टिकल ऑडिट के बारे में, या आपने पढ़ा कुछ क्लासेस ऑफ ऑडिट के बारे में, अब आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट या प्रैक्टिकल ऑडिट। बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑडिट, तो आपको क्या पता रखना है, नाम बस पता रखना है। तो टाइप कंटिन्यूअस ऑडिट होता है, पीरियोडिकल, एनुअल या फाइनल ऑडिट होता है। जिसके बारे में डिस्क्राइब करना होगा स्टूडेंट्स, हम डिस्क्राइब किए होंगे, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है उसको मैंने जरूर से डिस्क्राइब किया है। अब जैसे देखिए मैं आपको यहीं पे थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलता हूँ। कंटिन्यूअस ऑडिट मीन्स ऐसा ऑडिट जिसको हमको कंटिन्यूअस वे में करना पड़ता है, ठीक है, डेली रूटीन कह लीजिए, उसको कंटिन्यूली हमको ऑडिट करना पड़ता है। पीरियोडिकल ऑडिट मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। इंटरिम ऑडिट मतलब दो दो एनुअल ऑडिट के बीच में किया गया हुआ ऑडिट, दो एनुअल ऑडिट के बीच में किया गया हुआ ऑडिट नोन एज इंटरनल ऑडिट। प्रोसीजरल ऑडिट, देखिए प्रोसीजरल ऑडिट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, क्या उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया है कि नहीं, उसकी ऑडिटिंग करना। स्टैंडर्ड ऑडिट मतलब एक परफॉर्मा बेस्ड ऑडिट होता है, ठीक है। परफॉर्मा एक सेटअप, स्टैंडर्ड ऑडिट मतलब विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्टैंडर्ड परफॉर्मा, तो एक परफॉर्मा बना हुआ है कि इस तरीके से ऑडिट करना है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड ऑडिट। तो हम लोग डिफाइन भी किए, जो जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट से, उसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है।
ऑकेशनल ऑडिट कभी कदार, मन कर दिया, नहीं मन किया नहीं किया। पार्शियल ऑडिट, दोनों में अंतर है। ऑकेशनल जब मन कभी कदार करवा दिया ऑडिट, पार्शियल मतलब ऑडिटिंग करवा तो रहे हैं सालों, हर साल करवा रहे हैं, लेकिन सारे बुक्स ऑफ अकाउंट का नहीं, कुछ का। कॉस्ट ऑडिट, सामान को बनाने में जो कॉस्टिंग आई है उसकी ऑडिटिंग करवाना। मैनेजमेंट ऑडिट, क्या मैनेजमेंट अपने काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर रहे हैं कि नहीं, उसकी ऑडिटिंग करवाना। बैलेंस शीट ऑडिट, क्या फाइनेंशियल पोजीशन जो सही शो किया जा रहा है वो सही है कि नहीं। सिस्टम ऑडिट, जो सिस्टम फॉलो किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो मतलब जो प्रिस्क्राइब सिस्टम है क्या उसी वे में ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है कि नहीं, सारा कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या फॉलो हो रहे हैं कि नहीं उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग। कंप्लीट ऑडिट एंड पार्शियल ऑडिट, ये तो वही बात हो गई जब हम कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिटिंग करते, कंप्लीट ऑडिट जब हम कुछ बुक्स के ऑडिटिंग करते तो पार्शियल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जब हम अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल अफेयर्स की ऑडिटिंग करते हैं तो इट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल जब हम बाहर, अब ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत सी चीजें बाहर के भी होते हैं और बहुत सी चीजों से हम जुड़े हुए होते हैं एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नल ऑडिट मतलब जो बाहर वाले करते हैं, जैसे बैंक हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, अब आपके मान लीजिए वहां से ऑडिट किया जा रहा है एक्सटर्नली, ठीक है, बाहर से। कैश ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट में सोल ट्रेडर वाला ऑडिट आ जाएगा, पार्टनरशिप वाला ऑडिट आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ऑप्शनल, मतलब अभी पढ़ा था ना, एक स्टैट्यूटरी एक ऑप्शनल, तो ये इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शनल ऑडिट। ठीक है, जब मन किया ऑडिट, मतलब मन किया तो ऑडिट करवाया, नहीं मन किया तो ऑडिटिंग नहीं करवाया। चलिए, अब देखिए मैंने कुछ को तो डिस्क्राइब किया, जैसे स्टेटूटरी ऑडिट अभी आप लोगों ने पहले देखा था, उसको मैंने यहाँ पे बताया है। एन ऑडिट विच इज ऑथराइज एंड गवर्न बाय लॉ एंड विच इज मेड कंपल्सरी अंडर द स्टेट्यू। स्टेट्यू मतलब अंडर अंडर लॉ, इस एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटिंग करना जो कि बाय एक्ट बना हुआ हो, ठीक है। फॉलोइंग अंडरटेकिंग्स विच आर गवर्न बाय डिफरेंट एक्ट, कुछ अंडरटेकिंग जो कुछ एक सर्टेन एक्ट से बने हुए हैं उनका तो ऑडिटिंग करना क्या है, कंपलसरी ऑडिट है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया इसके जस्ट पहले। ठीक है, तो चलिए, अब कौन कौन से, जैसे कंपनी एक्ट 2013 में क्या बना हुआ है, कंपनी बना हुआ है तो कंपनी का ऑडिट क्या है, कंपलसरी ऑडिट है, इसको हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट कहेंगे। बैंक कंपनी 1949 में इसका एक्ट आया, 1949 को, और बैंकिंग कंपनी के ऑडिट भी मतलब कंपलसरी है। इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिटिंग कंपलसरी है, एक्ट इसका 1938 है। ट्रस्ट एक्ट 1950 का, मतलब ट्रस्ट का भी ऑडिट करना इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी ऑडिटिंग करना इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट ऑडिट अभी आपको बताया, प्राइवेट ऑडिट विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, मतलब जो जो एक्ट द्वारा लॉ द्वारा इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई मन कर रहा है मेरा ऑडिटिंग करवा दिया, नहीं मन कर रहा है नहीं करवाया। ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर पार्टनरशिप फर्म, आपसे पूछेगा पार्टनरशिप फर्म का ऑडिटिंग क्या स्टैट्यूटरी में आएगा, नहीं, ये प्राइवेट ऑडिट है। ठीक है, अब एग्जाम में देख के तो लगेगा भाई पार्टनरशिप फर्म है तो स्टैट्यूटरी ही होगा, लेकिन स्टैट्यूटरी नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये आपका प्राइवेट ऑडिट होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर हु आर अपॉइंटेड बाय, एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर। और इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है मैनेजमेंट। देखिए, एक्सटर्नल ऑडिटर हु आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर इन ए जनरल मीटिंग, जनरल, मैंने कंपनी का वीडियो इसके पहले अपलोड किया था, उसमें मैंने ऑडिटर के बारे में उसमें भी बताया था कुछ लॉ प्रोविजंस, उसमें भी तो आप लोग वहां से देख सकते हो कि एक ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कहाँ कब होती है, फर्स्ट ऑडिटर कंपनी में कब आता है, कितने दिन बाद आता है, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन के बारे में मैंने सब कुछ डिस्कस किया है वहां पे। ठीक है, जनरल मीटिंग एंड रिक्वायर्ड अंडर स्टैट्यूट। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द, तो कौन अपॉइंट करता है इंटरनल ऑडिट को, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। इंटरनल ऑडिट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग। ठीक है, इंटरनल ऑडिट क्या है, सहायक है स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग का। कंटिन्यूअस ऑडिट ये तो बताया मैंने, एन ऑडिट विच इज डन थ्रू, जो साल पूरे साल चलता है जो ऑडिट, उसको कहते हैं हम लोग कंटिन्यूअस ऑडिट। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरे साल चलने वाला ऑडिट कहेंगे एनुअल ऑडिट, पूरे साल चलने वाला ऑडिट कह देंगे पीरियोडिकल ऑडिट, नहीं भैया ऐसा नहीं है।
तो पूरे साल ऑडिट चलता है उसको हम लोग कहते हैं, पूरे साल लगातार चल रहा है, जनवरी चला, फरवरी चला, मार्च चला, अप्रैल चला, मई चला, जून चला, ठीक है, दिसंबर तक चलता गया, हर महीने चल रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। पीरियोडिकल मतलब एक सर्टेन फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। देखिए, पीरियोडिकल ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल ऑडिट और फाइनल ऑडिट, complete audit. This is a audit usually done at the end of the financial year when all the accounts have been balanced and final account have been prepared. ठीक है, पीरियोडिकल ऑडिट मतलब जब सभी बुक्स ऑफ अकाउंट बन जाता है तब हम उसकी ऑडिटिंग करते हैं, मतलब एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ठीक है, इंटरिम ऑडिट अभी मैंने आपको बताया, देखिए थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, एन ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट, दो एनुअल ऑडिट के बीच में किया हुआ ऑडिट, दो एनुअल ऑडिट के बीच में किया हुआ ऑडिट कहते हैं इंटरिम ऑडिट। इन अदर वर्ड कंडक्टेड एट द मिडिल ऑफ द ईयर, या इंटर, अब दो एनुअल ऑडिट एक साल के बाद अगले साल में आएगा, अब इंटरिम ऑडिट कह रहा है इसके बीच में, मतलब 6 महीने में, सीधी सी बात है, 6 मंथ में ही ना होगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। प्रोसीजरल ऑडिट, एग्जामिनेशन एंड अप्रेजल ऑफ द प्रोसीजर इन मेंटेनिंग, जो भी प्रोसीजर अपनाया जा रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाते समय उसकी एग्जामिनेशन करना। स्टैंडर्ड ऑडिट, द टर्म स्टैंडर्ड में बी डिफाइंड जनरली एज द स्पेसिमेन ऑफ बाय विच एनीथिंग, एक स्पेसिमेन बना हुआ है भैया, स्टैंडर्ड ऑडिट मतलब एक स्पेसिमेन बना हुआ है, एक फॉर्मेट बना हुआ है, हमको उसी फॉर्मेट के अनुसार ऑडिट करना है। मैनेजमेंट ऑडिट, इट डील विद द एवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को जांचता है। ऑडिट विच इज डन एट द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज कॉल्ड कैजुअल ऑडिट, पूछा जाता है कभी कभी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एडमिट होते समय जो ऑडिट करते हैं उसको हम लोग कौन सा ऑडिट कहेंगे, उसको हम लोग कैजुअल ऑडिट कहते हैं। पर्सनल ऑडिट इज वॉलंटरी ऑडिट, ठीक है, अभी बताया ना, पर्सनल में पार्टनरशिप आ जाएगा, सोल ट्रेडर आ जाएगा, तो ये वॉलंटरी, भैया मन किया तो कर दिया, नहीं मन किया तो नहीं किया। इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए पहले तो इसको। Internal check is a such type of arrangement under which the work is divided in such a way that the work of one person is checked by the work of other person. Internal check मतलब एक एम्प्लॉय का किया हुआ काम दूसरे द्वारा ऑटोमेटिकली वो चेक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में लेबर ने मैन्युफैक्चर किया, अब उसका असेंबलिंग कोई करेगा, तो लेबर का मैन्युफैक्चरिंग किया, मान लीजिए रॉ मटेरियल वो मैन्युफैक्चर मतलब बना रहा है, असेंबल करने के लिए पार्ट्स बना रहा है, अब वो पार्ट सही से बना कि नहीं बना, तो जब वो लेबर जो कि उसको असेंबल करने के लिए जिम्मेदार है, जब वो असेंबल करने जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा कि पार्ट सही से बना हुआ है कि नहीं बना है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंटरनल चेक मतलब ऐसा चेकिंग जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चेकिंग होता है। इंटरनल चेकिंग मतलब ऐसा चेकिंग जहां पे एक कर्मचारी द्वारा किया हुआ काम, वर्क डन बाय वन एम्प्लॉय इज ऑटोमेटिकली चेक बाय द वर्क ऑफ अनदर एम्प्लॉय, जैसे ही दूसरा वाला एम्प्लॉय काम करने जाएगा ऑटोमेटिकली पहले वाले का काम चेक हो जाएगा कि क्या उसने सही किया है कि क्या उसने गलत काम किया है, फॉल्टी कोई काम किया है। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल इज वन wherein the accounting work of the one employee is complemented and verified by the work of another employee। क्या कह रहा है? इंटरनल कंट्रोल मतलब एक एक एम्प्लॉय का अकाउंटिंग वर्क क्या होता है, जुड़ा होता है दूसरे वाले अकाउंटेंट के, दूसरे वाले के साथ। ठीक है, एक एम्प्लॉय का अकाउंटिंग का वर्क दूसरे के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और आप ऑफिस में काम करते हो तो आपका काम है पीएल अकाउंट बनाना, तो मेरा काम आपके साथ जुड़ा हुआ है, कॉम्प्लीमेंटेड है। कॉम्प्लीमेंटेड मतलब जुड़ा हुआ, मेरा काम आपके साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। और जब आप मेरे काम को, अपने काम को करने के लिए लोगे, मतलब जब आप मेरे ट्रेडिंग अकाउंट को लोगे अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली अगर मैंने कुछ गलती किया है तो आप उसको क्या कर लोगे, चेक कर लोगे, देख लोगे। तो जब चेक कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली सही हो गया, दैट इज नोन एज इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल मींस वेयर द अकाउंटिंग वर्क ऑफ वन ऑफ द एम्प्लॉय इज complemented and verified by the work of another employee। इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है। इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल ऑडिट और चेक दोनों आ जाते हैं भैया। जब कंट्रोल करने बैठे हो
तो कंट्रोल तो पूरे सिस्टम का करोगे ना, ऑडिटिंग, इंटरनल ऑडिट का भी और इंटरनल चेक, पूरे सिस्टम का हम चेकिंग करेंगे ना, तो इंटरनल कंट्रोल में दोनों चीजें आते हैं, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट भी। इट कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, इट कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। देन नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल ऑडिट इंप्लाइज एन ऑडिट ऑफ द अकाउंट बाय द एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के ही अकाउंटिंग को उनके ही अंदर जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके द्वारा किया गया चेकिंग नोन एज इंटरनल ऑडिट। क्या कहा? बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को अगर हम अपने एम्प्लॉय से चेक करवा रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल ऑडिट। एन इंटरनल ऑडिटर इज ए परमानेंट एम्प्लॉय। इंटरनल ऑडिटर कौन होते हैं? एक परमानेंट एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का। कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी मान लीजिए ऑडिटर रखा होता है परमानेंट बेस पे, तो वो क्या करेगा? अपने ही उसी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के जब बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा, दैट इज नोन एज इंटरनल ऑडिट। अब हम लोग पढ़ेंगे वाउचर, वाउचिंग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाउचिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अब कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसके लिए वाउचर होता है। वाउचर सही है कि गलत है उसकी क्लैरिफिकेशन करना, वेरिफिकेशन, ठीक है, उसको देखना, जांचना, एवेल्युएशन करना इज नोन एज वाउचर, वाउचिंग। वाउचर का एग्जामिनेशन करना कि क्या वाउचर सही है, गलत है, प्रॉपर है, तो इस प्रोसेस को चेकिंग ऑफ वाउचर इज नोन एज वाउचिंग, या एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर इज नोन एज वाउचिंग। ठीक है, एक लाइन में पूछा जा सकता है, द एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर इज नोन एज वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, या नन ऑफ दिस, तो द एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर इज नोन एज वाउचिंग। वाउचिंग इज द टेस्ट, क्या कह रहा है? वाउचिंग इज द टेस्टिंग ऑफ द ट्रुथ ऑफ द आइटम अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो भी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज किए गए हैं उसके लिए होना चाहिए वाउचर, और जब हम उस वाउचर को बैठे चेक करने के लिए, ठीक है, मींस एक और भी डेफिनेशन ऐसे आपका बन गया, या एक और भी आप कह लो कॉन्सेप्ट बन गया, मींस द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वाउचर इज नोन एज वाउचिंग। तो वही कह रहा है भैया, जब आप वाउचर को चेक करने बैठे कि क्या आपका ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्रीज किए गए हैं क्या वो सही है कि नहीं, तो वाउचर आप चेक करने लगे, उसी को कहते हैं वाउचिंग। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है अक्सर, ठीक है, कि वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग होता है। वाउचर, वाउचर मतलब जिस एविडेंस के मदद से हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मतलब एंट्रीज पास करते हैं। बाय वाउचर वी मीन सच एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द कमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा मुझे पता है, ठीक है, लेकिन पूछेगा कि वाउचिंग को, वाउचर को चेक करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को वाउचिंग कहते हैं। वाउचिंग क्या क्या करता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की चेकिंग करता है। वाउचिंग कौन सा ऐसा चीज है जो ऑडिटिंग का बैकबोन है? वाउचिंग। ठीक है, वाउचर क्या होता है देख लिया। कितने टाइप के वाउचर होते हैं? ओरिजिनल और सब्सिडरी। ओरिजिनल वाउचर ऑन द सपोर्ट ऑफ विच, जिस बेस से आप ट्रांजेक्शन किए हो, जिस वाउचर के हेल्प से आप ट्रांजेक्शन किए हो, उसको कहेंगे ओरिजिनल वाउचर। भैया अब ओरिजिनल वाउचर खो गया, एंट्री तो सही हुआ था, एंट्री करते समय ओरिजिनल वाउचर था, लेकिन वो वाउचर गलती से हमसे खो गया, तो ओरिजिनल वाउचर का डुप्लीकेट कॉपी जब बनता है उसको हम लोग कहते हैं सब्सिडरी वाउचर। देखिए पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए एक बार। डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ओरिजिनल वाउचर व्हेन इट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। रूटीन चेकिंग इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस। रूटीन चेकिंग पूछा था कि रूटीन चेकिंग में क्या क्या आता है? रूटीन चेकिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट की चेकिंग और ट्रायल बैलेंस की चेकिंग, ठीक है। अब उसके बाद एडिशन ऑफ बुक्स कम्स अंडर द रूटीन चेकिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एडिशन होते हैं उसकी चेकिंग करने का काम किसको कहते हैं? रूटीन चेकिंग को। अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन बाय बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वाउचिंग में चेकिंग कैसे की जाती है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के हेल्प से। वाउचर शुड बी साइन बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। पूछा जाता है कि वाउचर को साइन कौन करता है? अकाउंटेंट करता है कि सप्लायर करता है कि परचेजर करता है कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर करता है? तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर क्या करता है? साइन करता है वाउचर को। रूटीन चेकिंग मस्ट बी अप्लाइड टू कैश बुक। कैश बुक के लिए भैया पैसा क्या है? बहुत सेंसिटिव है, तो हर रोज इसकी चेकिंग करनी पड़ती है ना। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन पूछा जाता है, वैल्यूएशन किस चीज का होता है? तो वैल्यूएशन इज रिलेटेड टू दी एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो वैल्यूएशन किस चीज का होता है भैया? वैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटी का होता है। मींस द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द डेट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट जिस डेट को बन रहा है उस दिन जो भी एसेट्स लायबिलिटी शो किया जा रहा है, क्या वो वही वैल्यू शो किया जा रहा है जो इसका एक्चुअल वैल्यू है? तो डेट इज नोन एज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मीन्स टू एग्जामिन दी या टू नो दी या टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। An auditor is not a valuer, yet he is intimately concerned with proper valuation of assets and liability. Auditor का काम नहीं होता है valuation करना, लेकिन वो फिर भी क्या करता है, valuation में कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होता है, मतलब किसी ना किसी ढंग से उसको भी valuation करना पड़ जाता है, जिससे कि उसको ऑडिटिंग करना है भैया, रिपोर्ट देना है, तो उसको भी कहीं ना कहीं से वैल्यूएशन का काम उसके ऊपर आ ही जाता है। हालांकि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि भाई वैल्यूएशन करके एसेट्स लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना, बल्कि ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, उसको हमको क्या करना है, उसको हमको देखना है वापस से वैल्यूएशन करके कि क्या वो सही से रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं। चलिए, अंडर वाउचिंग द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इज नॉट डन। वाउचिंग में एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन नहीं की जाती है, ये पूछा जाता है। वाउचिंग में वैल्यूएशन नहीं की जाती है एसेट्स लायबिलिटी की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, इन वेरिफिकेशन ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट, ये एक पॉइंट छूट गया। क्या है वाउचिंग? क्या है, एक नैरो नैरो है देन वेरिफिकेशन से। वाउचिंग जो कॉन्सेप्ट है ये नैरो कॉन्सेप्ट है वेरिफिकेशन से। अंडर इट ओनली वाउचिंग में सिर्फ ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट की क्या की जाती है, एग्जामिनेशन की जाती है, जबकि वेरिफिकेशन में सब कुछ देखा जाता है। वेरिफिकेशन ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट, देखिए बोला ना मैंने, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट की एग्जामिन करना, वेरिफिकेशन। वाउचिंग में क्या होता है, वाउचिंग में एसेट्स लायबिलिटी नहीं आता है, जबकि आपने पहले पढ़ा। चलिए स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, किस एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, किसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे? ये टर्म आपको इंपॉर्टेंट है, किसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है ये टर्म स्टूडेंट्स? अकाउंट्स के लिए भी, और साथ साथ ऑडिटिंग में भी ये पूछा जाता है। तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी में भी पूछा जाएगा, आप जहां भी पढ़ लो दोनों जगह काम आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए आप कर रहे हो। ऐसा एक्सपेंडिचर जो नॉन रिकरिंग नेचर है, रोज नहीं करते हो, उसको कभी कदार करना पड़ता है। जो भी आप बेनिफिट ड्राइव फॉर लॉन्ग पीरियड, एक साल से ज्यादा बेनिफिट ड्राइव होने वाला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से। इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारे रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जो मेरे रेवेन्यू खर्चे, रोजमर्रा के खर्चे को कम कर देता है, इट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सटेंडिंग और इंक्रीजिंग और इंप्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के कैपेसिटी को इंप्रूव करना, इंक्रीज करना, एक्सटेंड करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स एसेट्स के परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना, फिक्स एसेट्स के परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। चलिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव बेनिफिट फॉर 1 ईयर, एक साल से ज्यादा का बेनिफिट देता है। टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, ठीक है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को क्या करता है, ये चेक करता है। मेंटेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक साल के लिए बेनिफिट ड्राइव होता है, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, आपने बाइक लिया तो उसका सर्विसिंग रोज मतलब एक बार करवा दिया 6 महीने में, तो उससे क्या करवा रहे हैं आप, उसका वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में, उसी परफॉर्मेंस में मेंटेन रहेगा। लेकिन पता चला अब आप नया बाइक लेके आए, उसमें कोई बहुत महंगा आपने एसेसरीज लगवा दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सेंसर लगवा दिया बहुत महंगा वाला, वो भी ठीक है, तो बहुत महंगी सी बाइक थी तो बहुत महंगा वाला सेंसर लगवा दिया, तो वो क्या एक्सपेंडिचर किया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम उस बाइक की सर्विसिंग करवा रहे हैं जिससे उसका परफॉर्मेंस मेंटेन रहे, तो उस एक्सपेंडिचर को कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेकरिंग नेचर का, रोज करना है, समय समय पे करना है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद करना ही करना है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये एक्सपेंडिचर होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो किया जाता है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ शो करेंगे, लिख लीजिए, छूट गया था थोड़ा सा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाता है।
बैलेंस शीट के एसेट साइड में शोन किया जाता है। ठीक है, शोन इन बैलेंस शीट में शो किया जाता है एसेट साइड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आपसे पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। वैल्यूएशन भैया किस चीज का करते हैं? वैल्यूएशन एसेट्स लायबिलिटी का करते हैं। नाम ही है पूरे चैप्टर का कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, अभी इसके पहले भी मैंने पढ़ा था। ठीक है, एक बार और मैं उसी को थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट रखा है मैंने उसके बारे में। इसके पहले वैल्यूएशन हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा। देखिए कहाँ पढ़ा अभी, ये रहा। वैल्यूएशन आपने यहाँ पे पढ़ा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और एडिशनल नॉलेज मैंने यहाँ पे दिया है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मींस टू टेस्ट द एग्जैक्ट वैल्यू। एसेट्स का वैल्यूएशन मतलब टू टेस्ट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूटिलिटी। वैल्यूएशन डज नॉट मीन देयर रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मींस द वैल्यू which is realized when you are sold these assets in the market। मैंने बहुत से अकाउंट्स वाले सीरीज में आप लोग देखिएगा, मैंने टाइप ऑफ कॉस्ट बताया था और टाइप ऑफ वैल्यू के बारे में बताया है इसमें। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, फिर भी यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लीजिए। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो कि हम मार्केट में बेच के हमको प्राप्त होता है एसेट्स को। वैल्यू डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मतलब जांच पड़ताल करना। वेरिफिकेशन भी किसका होता है भैया? वेरिफिकेशन एसेट्स लायबिलिटी का होता है। ये नाम ही है चैप्टर का, टॉपिक का। आपसे पूछे वेरिफिकेशन भैया किसका होता है? एसेट्स लायबिलिटी का होता है। वेरिफिकेशन मींस प्रूविंग द ट्रूथ एंड कंफर्मेशन। वेरीफाई करना, जांचना। भैया जो आप बता रहे हो क्या वो सही है? तो हमको वेरीफाई करने, तो हम लोग कहते हैं ना। अभी अभी पतंजलि का क्या आया है? मेडिसिन आया है कोरोनिल। तो अब बात हो रहा है कि उसमें वेरीफाई, बहुत लोग उसमें क्या चाह रहे हैं भाई? वेरिफिकेशन करना। हो सकता है दवा अच्छा है, सही है, लेकिन अब एक स्टैंडर्ड होता है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उसको क्या करना चाहता है? चेक करना चाहता है, और चेक स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी उसको चेकिंग करना चाहता है, क्योंकि बात यहाँ पे देश की आती है। ठीक है, तो वही बात वेरिफिकेशन वहां पे किया जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस में वेरिफिकेशन किसकी की जा रही है? एसेट्स लायबिलिटी की। वहां पे भी प्रूफ किया जा रहा है, यहाँ पे भी प्रूफ, अभी प्रूफ करने की बात चल रही है कि क्या वाकई कोरोनिल जो पतंजलि का दवा है, क्या वो वाकई कोरोना वायरस सही करेगा? तो प्रूफ करो उस बात को। तो प्रूफ करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल अथॉरिटीज से, ऑफिशियल से बातचीत चल रही है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है बिजनेस के टर्म में कि क्या एसेट्स एंड लायबिलिटी जो वैल्यू शो कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या वो सही है? क्या वो एसेट्स लायबिलिटी एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं बिजनेस में? तो उन सब का जांच पड़ताल करना, दैट इज नोन एज वेरिफिकेशन। होप सो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। टू इट सेटिस्फाई द ऑडिटर एज टू द एग्जिस्टेंस पोजीशन ओनरशिप, अभी बताया। क्या उस वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो पोजीशन में है बिजनेस में? वैल्यूएशन, जो वैल्यू बताया गया क्या वो सही है, एक्यूरेट है? ठीक है, जो जो भी बैलेंस शीट में शो किया जा रहा है क्या वो एक्यूरेट है, सही है कि नहीं, उसकी वेरिफिकेशन करना। मतलब एक बात तो क्लियर हुआ, वेरिफिकेशन हम लोग बैलेंस शीट के चीजों को ही करते हैं। अब बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी आता है, तो एसेट्स और लायबिलिटी का ही वेरिफिकेशन करते हैं। नाउ वेरिफिकेशन इज डन एट द एंड ऑफ ईयर। भैया बैलेंस शीट कब बनता है? साल के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो जब बैलेंस शीट बनेगा तभी ना वेरिफिकेशन करेंगे। वाउचिंग कैन बी डन एनी टाइम ड्यूरिंग ईयर। वाउचिंग जब मन तब करो, वाउचिंग जब मन तब करो, लेकिन वेरिफिकेशन कब करोगे? साल के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद। वैल्यूएशन वेरिफिकेशन का ही हिस्सा है, क्योंकि भैया एक बार वैल्यूएशन होगा, बैलेंस शीट में वही वैल्यू शो किया जाएगा। तब ना हम इसका क्या करेंगे? तब ना हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे कि सही है कि नहीं। जो भी वैल्यू शो किया जा रहा है बैलेंस शीट के, लायबिलिटी और एसेट्स का, क्या वो सही है कि नहीं, उसी चीज का तो वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो वाउचिंग, वाउचिंग मतलब क्या, एंट्रीज जो हुए हैं वो सही हुए कि नहीं। ठीक है, एंट्रीज जो हुए हैं उनमें जो वैल्यू है वो सही है कि नहीं। सेकंड कम्स वैल्यूएशन। अब एंट्री हुआ है, सही में एंट्री हुआ है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वाउचिंग। एंट्री जिस वैल्यू से हुआ है सही है कि नहीं, वैल्यूएशन।
क्या इन ये दो बात सही है कि नहीं, उसको पता करने के लिए काम करते हैं वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर ऑडिटिंग वीडियो। स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। मैंने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर, कंपनी पहले ऑडिटर को कब अपॉइंट करता है, इन सब बातों को मैंने डिस्कस कर दिया है शेयर वाले वीडियो में। मतलब कंपनी एक्ट का जो वीडियो मेरा आया है, कंप्लीट कंपनी एक्ट, उसमें आपको कंप्लीट कंपनी एक्ट, जो भी आपको जितने भी अभी ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होंगे, उसमें आपको वो कंपनी लॉ वाला वीडियो पूरा काम दे देगा। मैंने उसमें बताया था कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के बारे में, ऑडिटर के रेमुनरेशन के बारे में, पहला ऑडिटर कब अपॉइंट किया जाता है, पहले ऑडिटर को फिर हटाया कब जा सकता है, मैंने सब कुछ उस वीडियो में डिस्कस किया था। तो जिन्होंने भी कंपनी वीडियो को नहीं देखा है, कंपनी एक्ट के वीडियो को, पहले तो कंपनी एक्ट के वीडियो को आप लोग जरूर से देख लीजिए, क्योंकि कंपनी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, और उसमें आपको ये सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो आप लोग प्रिपरेशन अपना अच्छे से कर रहे हैं, और कॉमर्स नेशन के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्रीमियम टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रीशेड्यूल कभी भी आ सकता है बीएचयू का, और एंट्रेंस एग्जाम जल्दी होगा। अब तो ठीक है, तो टाइम आ रहा है, बी प्रिपेयर। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को लग रहा है कि किसी को अगर सिर्फ नोट्स चाहिए, तो नोट्स भी आप ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। उसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज है 199। 499 में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है। ठीक है, उसमें नोट्स भी रहेंगे, फुल आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एक टेस्ट सीरीज को 2 बार अटेम्प्ट करो। मेरे हम लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड होंगे, 24/7 डाउट क्लियरिंग, उस पे भी एमसीक्यूज हम लोग हर रोज भेजते हैं विद आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो ये सारे बेनिफिट 500 रुपए में है, 499 में है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो 199। आपको अगर सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, मतलब सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, 2500 एमसीक्यू क्वेश्चन विद डिटेल आंसर, सिर्फ ₹99 में। अगर आप लोगों का पूरा प्रिपरेशन हो गया हो, लेकिन लगता है कि नहीं एक बार टीचरों से बात कर ले, कहीं कोई मन में अगर डाउट आ रहे हो किसी टॉपिक को लेके, तो आप लोग के लिए हम लोग 24/7 अवेलेबल है। हम लोग के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग सिर्फ ऐड हो सकते हैं। उसका भी बहुत मिनिमम चार्जेस है, ₹49। उसमें आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री में दिए जाएंगे, और क्विज तो हर इवनिंग में उसमें भेजे जाएंगे, सभी में भेजे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ।